नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से अभ्युदय एकेडमी आपको सामान्य अध्ययन के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएगा। पॉलिटिकल साइंस के संपूर्ण 75 क्वेश्चन को 35-35 क्वेश्चन के 2 सेट में विभाजित करते हुए 2 वीडियो में कवर किया जाएगा। आज के पहले प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक साम्यवाद के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है राज्य का अभाव, दूसरा है वर्ग शोषण का अभाव, तीसरा है विधिक संस्थाओं का अभाव और चौथा है वैचारिकी की भूमिका। तो मार्क्स के अनुसार प्रागैतिहासिक साम्यवाद के संबंध में सही जो नहीं है वो है वैचारिकी की भूमिका। राज्य का अभाव ये प्रागैतिहासिक साम्यवाद के संबंध में सही है, वर्ग शोषण का अभाव ये भी सही है, विधिक संस्थाओं का अभाव है ये भी सही है, वैचारिकी की भूमिका ये गलत है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक विश्लेषण करते हुए इतिहास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है आदिम साम्यवाद, दूसरा है दास युग, तीसरा है सामंतवादी युग, चौथा है पूंजीवादी युग और 5वां है साम्यवाद। अब पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर संक्रमण के समय एक और चरण मार्क्स ने गिनाया जिसको कहते हैं समाजवादी युग। कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रागैतिहासिक साम्यवादी युग में मनुष्य कृषि तथा पशुपालन से परिचित नहीं था, समाज में वर्ग चेतना नहीं थी, दूसरे शब्दों में समाज वर्ग संघर्ष रहित था, राज्य वर्ग संघर्ष, विधिक संस्थाओं तथा वैचारिकी आदि की भूमिका तो दास युग में समाज के 2 वर्गों में विभाजन के बाद उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच से बाहर छोड़ने का अभिप्राय है, उसे उस चीज से वंचित करना जिसमें उसे अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है बार्कर, दूसरा एंजेल्स, तीसरा लेनिन और चौथा लास्की। तो ये कथन है लास्की का, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लास्की का प्रसिद्ध कथन है कि नागरिकों को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच से बाहर छोड़ने का अभिप्राय है, उसे उस चीज से वंचित करना जिसमें उसे अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, यह किसने कहा है? पहला विकल्प है बेंथम, दूसरा है जेएस मिल, तीसरा विकल्प है हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है महात्मा गांधी। तो समाज में अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कथन कहेगा कोई नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक यानी पुलिस राज्य का समर्थक करने वाला विचारक। तो इसमें से सबसे प्रबल समर्थक है नकारात्मक स्वतंत्रता के हर्बर्ट स्पेंसर, इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर का एक कथन है और ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1919 में दिल्ली में संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में निम्न नेताओं में कौन अध्यक्ष चुना गया? पहला ऑप्शन है शौकत अली, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है सर सैयद अहमद खां और चौथा है महात्मा गांधी। तो सन 1919 में दिल्ली में संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जिस नेता को अध्यक्ष चुना गया था वो थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभावित हुआ। पहला ऑप्शन है बोअर युद्ध सन 1899 से, दूसरा विकल्प है रूसी क्रांति सन 1917 से, तीसरा ऑप्शन है रूसी जापान युद्ध सन 1904 से 1905 से और चौथा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 के प्रारंभ होने से। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभावित हुए थे
इसके सभी नेता प्रभावित हुए थे। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो दल था ये प्रभावित था रूसी जापानी युद्ध से। रूस जापान युद्ध जो हुआ था 1904 से 5 के बीच में लड़ा गया, इसमें रूस जापान ने जो है वो रूस को बुरी तरह पराजित किया। इससे भारतीयों में विश्वास पैदा हो गया कि यूरोपीय शक्तियां अपराजेय नहीं हैं, उन्हें पराजित किया जा सकता है, भारत से ब्रिटेन को बाहर किया जा सकता है, और यदि भारत इसके लिए संघर्ष करे तो ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? विकल्प है, पहला विकल्प है आशीर्वादम, दूसरा है लिकाक, तीसरा है लास्की और चौथा है गिलक्राइस्ट। तो लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं है अधिकार का विषय है, ये कथन है आशीर्वादम का। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 40, दूसरा है 60, तीसरा है 50 और चौथा है 80। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में यह उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 333 के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा की विधानसभा में 40 सीट है, सिक्किम की विधानसभा में सबसे कम 32 सीट है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 33 सीट है। इस तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत कुछ अपवाद भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? पहला विकल्प है दल बदल संबंधी प्रावधान से, दूसरा है भारत की प्रमुख भाषाओं से, तीसरा है पंचायती राज से और चौथा है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है? पहला ऑप्शन है राज्य केंद्र संबंधों से, दूसरा है राजनीतिक दलों की स्थापना से, तीसरा है मौलिक अधिकारों से और चौथा है लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से। भारतीय संविधान में कई संशोधन हुए हैं जिसके तहत SC ST रिजर्वेशन को 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें पहला है 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1959, दूसरा है 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, तीसरा है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980, चौथा है 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, पाँचवा है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 और अभी लेटेस्ट जो हुआ है भारतीय संविधान में संशोधन वो है 104वां 2019 में, जिसके तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC ST रिजर्वेशन को 10 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय, दूसरा है केवल सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय
एवं उच्च न्यायालय दोनों, और चौथा है संसद। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके द्वारा ये न्यायालय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं। यदि इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप कोई कानून जो विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा निर्मित है और संविधान के किसी प्रावधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच सख्त विभाजन को विनियमित करते हैं? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 तथा 246, दूसरा है अनुच्छेद 239 तथा अनुच्छेद 240, तीसरा है अनुच्छेद 303 तथा अनुच्छेद 304 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 357 तथा अनुच्छेद 369। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद केंद्र तथा राज्यों के बीच सख्त विभाजन को विनियमित करते हैं वो है अनुच्छेद 243 तथा 246। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र तथा राज्यों के बीच सख्त विभाजन को विनियमित किया गया है। अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध तथा अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख सिर्फ भाग 11 में नहीं है। भाग 11 में प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य के तथा विधायी संबंध इसका उल्लेख किया गया है और भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा के संस्थापक हैं? पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, दूसरा है सी नारायण स्वामी नायडू, तीसरा है स्वामी सहजानंद और चौथा है शरद जोशी। तो ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने सन 1936 में किया था, तत्कालीन अवध में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है जे एस मिल, दूसरा है लॉर्ड ब्राइस, तीसरा है जे एच हैलेट और चौथा है डब्ल्यू एफ विलोबी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है हैलेट ने, तो आप जे एच हैलेट ने, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले डिटाइज का प्रतिपाद विषय क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, दूसरा है सामाजिक संविदा का वर्णन, तीसरा है टॉमस हॉब्स की आलोचना और चौथा है रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। तो जो जॉन लॉक की पुस्तक टू डिटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट है उसके पहले डिटाइज का प्रतिपाद विषय है रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लॉक के प्रथम डिटाइज में रॉबर्ट फिल्मर की खुलकर आलोचना की गई है, जिसमें राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया गया है, जबकि दूसरी डिटाइज में हॉब्स की आलोचना करते हुए सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव और कार्य क्षेत्र का विशद विवेचन किया गया है। उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक के एक अध्याय का शीर्षक द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर रखा। पहला ऑप्शन है एस फाइनर, दूसरा है लॉर्ड एक्टन, तीसरा है लॉर्ड ब्राइस और चौथा है केसी वियर। तो लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक के एक अध्याय का शीर्षक द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर रखा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में
आधुनिक लोकतंत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की नवीनतम प्रवृत्ति की विवेचना करते समय कार्यपालिका की शक्तियों में व्यापक वृद्धि और विधायिका की शक्तियों में क्रमिक क्षय का निष्कर्ष निकाला। इसी संदर्भ में उनकी विवेच्य अध्याय का शीर्षक उन्होंने द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा है जोहान्सबर्ग और तीसरा है गेट्सबर्ग और चौथा है न्यूयॉर्क। तो अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की यह प्रसिद्ध परिभाषा कि प्रजातंत्र जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है, ये दिया गया था गेट्सबर्ग में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था। पहला ऑप्शन है बेंथम, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है रूसो और चौथा है जॉन लॉक। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जिस किसी भी वस्तु में अपना श्रम लगाता है वह वस्तु उसकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं, यह किसने कहा? पहला ऑप्शन है बेंथम, दूसरा है लास्की, तीसरा है बर्क और चौथा है गांधी। तो सभी मनुष्यों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं, यह कथन है लास्की का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। लास्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में यह विचार प्रकट किया। उनका मानना है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग की योग्य नहीं है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड किन्स, दूसरा है लॉर्ड एक्टन, तीसरा है आर ठक्कर और चौथा है जी सार्टोरी। तो मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग की योग्य नहीं है, ये कथन है लॉर्ड किन्स का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, यह किसने कहा? पहला ऑप्शन है टी.एस. ग्रीन, दूसरा है जे.डी.एस. कोल, तीसरा एच.जे. लास्की और चौथा है जर्मी बेंथम। तो समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, ये कथन है एच.जे. लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। पहला ऑप्शन है बाल्फोर घोषणाओं में, दूसरा है ब्रेवरीज प्रतिवेदन में, तीसरा है न्यू डील नीति में और चौथा है भारतीय संविधान में समाविष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार लॉर्ड विलियम ब्रेवरीज प्रतिवेदन में, जो कि हुई थी 1943 में प्रस्तुत की गई थी, उसमें प्रस्तुत किया गया, जिसमें 5 बड़ी बुराइयों, पहली बीमारी, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी अज्ञानता, चौथी भूखमरी और पांचवी आश्रय भाव में उन्मूलन के राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई। इसके उन्मूलन के साथ राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है जॉर्ज कैटलिन, दूसरा है एच.जे. लास्की, तीसरा है वाल्टर लिपमैन और चौथा है एच. क्रैब। तो संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत प्रतिपादित किया है एच.जे. लास्की ने। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। संप्रभुता के संदर्भ में क्रैब और लास्की का मत एक दूसरे से मिलता जुलता है। दोनों का मानना है कि इसे राजनीति विज्ञान से हटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है।
यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है टी.एस. ग्रीन, दूसरा है एच.जे. लास्की, तीसरा है ई. बर्क और चौथा है बार्कर। तो समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। ये कथन है टी.एस. ग्रीन का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सिद्धांत के समूह से, दूसरा सामाजिक संगठन के सिद्धांत से, तीसरा एक कार्य योजना से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है सामाजिक सिद्धांत के समूह से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, सिविल समाज, नैसर्गिक अधिकार, दूसरा है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, सिविल समाज, अनुबंध, तीसरा है अनुबंध, प्राकृतिक अवस्था, सिविल समाज तथा नैसर्गिक अधिकार और लास्ट है नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध तथा सिविल समाज। इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जॉन लॉक के अनुसार नैसर्गिक अधिकार जन्मजात होते हैं जिसके अंतर्गत जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्रमुख है। राज्य निर्माण के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में निवास करता था। यह एक सामाजिक अवस्था भी थी। प्राकृतिक अवस्था में कोई न्यायाधीश नहीं होने से प्रत्येक व्यक्ति कानून की व्याख्या अपने ढंग से करता था। इसलिए मनुष्यों ने आपस में मिलकर दो समझौते किए। एक के तहत उन्होंने नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी का निर्माण किया, उसके बाद दूसरे समझौते के तहत राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए सबसे पहले आएगा प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार, फिर आएगा यानी प्राकृतिक अधिकार, दूसरे पर आएगा प्राकृतिक अवस्था, तीसरे पर अनुबंध और चौथे पर सिविल समाज, इसके बाद आएगा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? तो नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए, ये कथन है रूसो का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति और चौथा है जी.वी.के. राव समिति। तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए अन्य समितियां भी नियुक्त की गई जिनका विषय क्षेत्र अलग अलग रहा। पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1957, जिसका विषय रहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। की कार्यप्रणाली की जांच। दूसरी समिति बनी अशोक मेहता समिति जनता दल के कार्यकाल में 1977 में। इसका विषय क्षेत्र रहा पंचायत राज की खराब उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाना।
तीसरी समिति रही जीवीके राव समिति। इसका प्रमुख विषय रहा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन के रूप में वर्णित किया? पहला ऑप्शन है रविंद्र कुमार, दूसरा है बिपिन चंद्रा, तीसरा है जूडिथ ब्राउन और चौथा है माइकल ब्रेसर। तो महात्मा गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है रविंद्र कुमार ने। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था? पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है ट्यूनीशिया और चौथा है लीबिया। तो अरब स्प्रिंग के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था सऊदी अरब। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अरब स्प्रिंग से तात्पर्य है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में दिसंबर 2010 से शुरू हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला, जिसमें लाखों लोग क्षेत्र के निरंकुश नेताओं को उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद हुए। सऊदी अरब अरब स्प्रिंग के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था, हालांकि इसी के फलस्वरूप अब वहाँ भी व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है, जैसे महिलाओं को ढेर सारे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो? इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रकट करना। पहला ऑप्शन है केनेथ वाल्टस, दूसरा है स्टीफन क्रस्नर, तीसरा है E.H. कार और चौथा है हंस जे मार्गनथाउ। तो ये कथन जो है यथार्थवादी विचारक हंस जे मार्गनथाउ से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई व्यक्ति लोक सेवा में किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पोखरण 2 के पश्चात लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? पहला ऑप्शन है 60वां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सितंबर 2005 में, दूसरा है अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद, तीसरा है जनवरी 2005 में ब्रुश के दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ की पूर्व संध्या पर, चौथा है मार्च 2003 में अमेरिका द्वारा किए गए इराक हमले के समय। तो भारत पर पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया गया था अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के पश्चात। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में पोखरण जो फर्स्ट हुआ था वो 1974 में हुआ था, जबकि पोखरण 2 जो हुआ था वो 1998 में हुआ था। इसके परीक्षण के पश्चात जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था उसको 9/11 हमले के पश्चात उसे हटा लिया गया था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उसके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है मेटेरियलिज्म एंड एम्पीरियो क्रिटिसिज्म, दूसरा है सोशलिज्म एंड वार, तीसरा है व्हाट इज टू बी डन और चौथा है
द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया। तो मार्क्स की पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया सबसे पहले आई है 1899 में। व्हाट इज टू बी डन ये आई है 1902 में। सोशलिज्म एंड वार ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1915 में। मेटलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म ये आई थी 1909 में। इसलिए ऑप्शन इसमें जो कूट है चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? पहला ऑप्शन है श्रमिकों का कल्याण, दूसरा है रोजगार सृजन करना, तीसरा है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना और चौथा है उच्चतम औद्योगिक दक्षता। तो उच्चतम औद्योगिक दक्षता ही वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। टेलर को यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता माना जाता है। किसको? एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? पहला ऑप्शन है एसिटन, दूसरा है मैग्रा, तीसरा है फुल्टन और चौथा है मास्टरमैन। तो फुल्टन कमेटी की रिपोर्ट 1968 के आधार पर ब्रिटेन की सिविल सेवा में यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की सिफारिश की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह आज हम लोग पहले सेट में सिर्फ 35 क्वेश्चन को देखे। वीडियो के या इस प्रैक्टिस सेट के दूसरे पार्ट में हम लोग बचे हुए 35 क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।